इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है और ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है मेरा दोस्त। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है। जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बाय तुम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, यानी कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। ध्यान देना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सोच भी रहे हो कि आप कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कोचिंग वगैरह पढ़ने के लिए, तो हमने सोचा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई जब को फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो आपको भी फ्री में पढ़ाया जाए, समझ रहे हो। तो आप यहाँ में फ्री में अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट आप उनको जुड़िए, क्योंकि आपको सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11 की बायोलॉजी। ध्यान देना। तो एक बात और करते हैं स्टूडेंट, जैसे आपने क्लास 11 में बायोलॉजी लिया होगा तो कुछ लोग सोच रहे हैं बायोलॉजी ले या ना ले, अभी डिसाइड कर लो, अभी समय है। स्टूडेंट, समझ रहे हो, अब बायोलॉजी अगर ले लिए हो तो उसको अभी पढ़ो, उसको काम करो, क्योंकि बायोलॉजी लेने का मतलब है कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ध्यान देना, बायोलॉजी कहने का मतलब टोटली समझने वाली चीजें रहती है। कुछ लोग सोचते हैं बायोलॉजी रट्टाफिकेशन है, रटने वाला सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी जो स्टूडेंट कहानी के समान है, एक ब्यूटीफुल स्टोरी, एक सुंदर कहानी के समान है स्टूडेंट। तो आप बायोलॉजी को अच्छे से एंजॉय करके स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप बायोलॉजी लिए हैं। और एक चीज, बायोलॉजी लेने का पर्पस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी लिए हमको करना क्या है, समझ रहे हो। अगर आप बायोलॉजी लिए तो बायोलॉजी में बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आफ्टर 12th के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी रखेंगे। ध्यान देना, जैसे आप बी फार्मा करना है, डी फार्मा करना है, डीएमएलटी करना है, बीएमएलटी करना है, क्या करना है आपको इंटर के बाद क्लियर होना चाहिए। जिसके अलावा जो नीट करना चाहते हैं उनके लिए, समझ रहे हो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है। मेडिकल लाइन बहुत सारा है, डिग्री कोर्सेज करना है कि मेडिकल लाइन, मेडिकल फील्ड में जाना है, क्योंकि बायोलॉजी में छोटा मोटा आप कोर्स करके मेडिकल वाला, ध्यान देना, कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स करके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, तो बायोलॉजी आप जो ले लिए हैं तो ऐसा मत सोचना कि हमने गड़बड़ किया है, बहुत अच्छा किया है बायोलॉजी लिया है। बस आप मेन चीज क्या करो, पढ़ाई करो बस। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि क्लास 11th में ऐसे निकल जाएगा, ऐसे पढ़ लेंगे तो 12th में भी अच्छे से मेहनत करके पढ़ के नंबर आ जाएगा, तो 12th भी पास हो जाएगा। तो रटा रटाया कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो स्टूडेंट। बायोलॉजी को एंजॉय करके पढ़ो, समझ रहे हो, क्योंकि वही आगे तुमको काम आएगा। जब तुम तैयारी करोगे, चाहे जो भी चीज करोगे, तो वहां पे तुमको पढ़ने को मिलेगा। और एक बात स्टूडेंट, आपने इस समय क्लास 11th में पहुंच गए हैं, तो क्लास 11th में जब आप पहुंचे हैं तो आप अभी से इंग्लिश की आदत बना लीजिए भाई। अभी आपने हाई स्कूल में खूब हिंदी हिंदी पढ़ा, तो हिंदी इंग्लिश समझ रहे पढ़े थे, लेकिन अब 11th में इंग्लिश पे ज्यादा कमांड करो। कोई भी हेडिंग है बायोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। और हिंदी भी इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आगे जो भी चीजें आपको मिलेंगी तो इंग्लिश में ही आपको पढ़ना है। तो तभी स्टूडेंट आपको बता रहे हैं कि आप इंग्लिश में फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी में आपको पढ़ना क्या क्या है, जरा उसके बारे में एक नजर डाल देते हैं। ध्यान देना, बात करें स्टूडेंट क्लास 11 बायोलॉजी के सिलेबस की, तो आपकी बायोलॉजी के जो क्लास 11 का सिलेबस है, टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट स्टूडेंट? 5 यूनिट पढ़ना होता है। वही सेम चीज जैसे क्लास 12 की बात करते हैं, तो क्लास 12 में भी 5 मिनट पढ़ना रहता है। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे हम अगर कंपैरिजन करें, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन क्लास 11 एंड क्लास 12, तो वहां पर क्लास 12 की बायोलॉजी जो है वहां पर भी आपको कितना यूनिट? 5 यूनिट। 11 में भी कितने यूनिट पढ़ना है स्टूडेंट? 5 यूनिट पढ़ना है। अंतर केवल इतना है, ध्यान देना, अंतर केवल इतना है स्टूडेंट, अंतर केवल इतना है। सोच रहे हैं ट्राइपॉड गिर न जाए, क्योंकि हवा बहुत तेजी से बह रही है। 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट स्टूडेंट, आपको अभी हम डिस्कस करते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा अगर ट्राइपॉड गिरा तो। 2 मिनट स्टूडेंट्स रुके रहेंगे आप। 2 मिनट, ओनली वेट फॉर 2 मिनट्स। स्टूडेंट, आपको कुछ आवाज़ें भी आ रही होंगी, तो उसके लिए आपको घबराना है नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। कुछ चीज़ें होती हैं स्टूडेंट, तो हमने माइक को लगाया है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि माइक में कनेक्ट तो दिखाता है कनेक्ट है, लेकिन माइक में आवाज़ पता नहीं रिकॉर्ड होता है कि नहीं। समझ रहे, बहुत परेशान हो चुके हैं माइक जब से लिए, तब से माइक के पीछे तुम परेशान हो। समझो पहले भैया, तुम्हारे लिए सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन समझ रहे हो, तुम भी थोड़ा
अगर सहयोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सहयोग करने का मतलब जोड़ो काफ़ी लोग, देखो भाई तुम्हारा इससे कुछ लाभ हो जाए, तुमको कुछ समझ में आ जाए, वही हमारे लिए बहुत है, ध्यान देना, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, क्या बात कर रहे थे, अभी हमने बात किया अगर हम कंपेयर करें क्लास 11 12 में तो दोनों में 5 यूनिट पढ़ना है, 11th में भी 5 यूनिट, 12th में भी 5 यूनिट, दोनों में। अब देखो जो 5 यूनिट आपको पढ़ना है तो नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा है, दैट इज द नंबर ऑफ चैप्टर विच इज इंक्रीज इन क्लास 11th, मतलब कि क्लास 11th में चैप्टर की संख्या क्या है, ज़्यादा है, और क्लास 12th में चैप्टर संख्या क्या है, कम है। अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं स्टूडेंट, अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में आपको जो चैप्टर पढ़ना है टोटल आपको 19 चैप्टर पढ़ने हैं। 11th में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 22 चैप्टर, 22 चैप्टर जो क्लास 11th में है, और 12th में कितना, 19 चैप्टर एज पर एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो के अंदर बने रहना, ध्यान देना। तो थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लें, बायोलॉजी में आपको जो होता है क्लास 11th में पढ़ना क्या क्या रहता है, तो उसके बारे में जरा हम देख लेते हैं, ध्यान देना। 5 यूनिट का नाम क्या है उसके बारे में देखेंगे, चैप्टर्स क्या क्या है थोड़ा बहुत इसको देखते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट क्लास 11th में जो यूनिट फर्स्ट आपका पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट है दैट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ध्यान देना, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। अब स्टूडेंट हमारा आदत है चाक से लिखने का, अब इससे जो है उतना अच्छे से बन नहीं पाता है, लेकिन तब भी आप समझेंगे, थोड़ा समझ रहे हो, धीरे धीरे अब लिखेंगे तो समझ रहे हो, धीरे धीरे बैठ जाएगा। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कहने का मतलब यूनिट फर्स्ट है। देन सेकंड आपको यूनिट जो पढ़ना है, सेकंड यूनिट है आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब हिंदी में इसको जैव में विविधता बोलते हैं, जैव विविधता या जीव में विविधता, जीव में क्या क्या विविधता है, डाइवर्सिटी क्या है उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा जो यूनिट आपको पढ़ना है इसमें स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल, एनिमल यानी कि प्लांट और एनिमल के बीच उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसको पढ़ना है। देन बात करें तीसरे यूनिट की, तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना पड़ता है, तीसरा यूनिट है द सेल फंक्शन, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो आपको तीसरा यूनिट पढ़ना है, तीसरा यूनिट जो है स्टूडेंट दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वही सेल के बारे में आपको पढ़ना है। सेल, सेल का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ध्यान देना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसका, सेल का। अगला यूनिट नंबर 4th यूनिट जो पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। देन 5th जो पढ़ना रहता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट आपको इतने आपको क्या पढ़ने हैं, यूनिट पढ़ने हैं, टोटल 5th यूनिट, टोटल कितने यूनिट, 5 यूनिट पढ़ने हैं। पहला यूनिट जो पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, देन सेकंड यूनिट जो पढ़ना है आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल, देन थर्ड यूनिट जो पढ़ना है आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन फोर्थ प्लांट फिजियोलॉजी, देन फिफ्थ दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। कहने का मतलब ये आपके क्या है, पांचों यूनिट्स के नेम है, क्या है स्टूडेंट, पांचों यूनिट्स के नेम है। अब पांचों यूनिट्स के नेम में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट पे, ध्यान देना। अब पांचों यूनिट में ध्यान देना स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देना, पांचों यूनिट्स में क्या चीज है कॉमन, पांचों यूनिट में ये है कि हर एक यूनिट में चैप्टर की संख्या डिसाइडेड है। जैसे फर्स्ट यूनिट बात करें, पहले यूनिट में चैप्टर कितने पढ़ने हैं, पहले यूनिट में टोटल आपके चैप्टर जो पढ़ने हैं, टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। देन दूसरे यूनिट में टोटल 3 to 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, देन 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, मतलब इस तरीके से चैप्टर को भी डिवाइड किए गए हैं यूनिट के हिसाब से। तो हम एक एक चैप्टर को नहीं लेते हैं, एक चैप्टर की बात नहीं करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपको चीजें कुछ समझ में आ जाएंगी, सभी चीजें जो भी चीजें हैं। तो हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं दैट इज चैप्टर नंबर फर्स्ट, ध्यान देना, यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसके चैप्टर को देखते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से एक बार देखो। बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीवों में विविधता क्या है, जिसको बोलते हैं
जैव विविधता भी बोल सकते हो, समझ रहे हो ना, सजीवों में क्या क्या विविधता है उसके बारे में। अब देखो, अब सजीवों में जो विविधता है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो यूनिट है स्टूडेंट, इस यूनिट में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4। अब पहले चैप्टर क्या है, इसमें पहला क्या चैप्टर पढ़ना है? पहला चैप्टर आपको जो पढ़ना है, द लिविंग वर्ल्ड। क्या जानना है? द लिविंग वर्ल्ड। इसमें ये जानना है कि लिविंग किसे कहते हैं, लिविंग होता क्या है, सजीव क्या है, उसके बारे में। दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो आपको है, दैट इज सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन फोर्थ चैप्टर जो पढ़ना है, थर्ड चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। स्टूडेंट, डर लगता है ट्राइपॉड गिर न जाए, हवा बहुत तेजी से बह रही है, तब भी वैसे देखना पड़ रहा है बार बार, गिरेगा तो पता लगा फोन, फिर कैमरा फूट जाए, फिर दिक्कत होगी, उसी वजह से। तो स्टूडेंट ध्यान दो, कहने का मतलब यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टोटल मिला के 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में पहला चैप्टर क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल, सॉरी तो यूनिट का नाम है। दूसरा चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण क्या है। प्लांट किंगडम का मतलब उत्पादक जगत, उसके बाद एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत, ये पढ़ना है। तो 4 चैप्टर हैं आपके, और चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और चारों चैप्टर ये समझ में आता है कि किस तरीके से सजीव क्या है, सजीव की क्या क्या, सजीव को वर्गीकृत कैसे किया गया, सजीव को कितनी वेराइटीज होती है, कितने प्रकार के सजीव हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। तो हम इस बेसिक है आपका स्टूडेंट एक हिसाब से, क्योंकि ये चैप्टर अगर पढ़ते हैं आगे चीजें आपको और चीजें ब्रॉड में समझ में आती है। कुल मिलाकर के स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, कहने का मतलब जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। अब द लिविंग वर्ड की बात करते हैं, तो द लिविंग वर्ड में आपको क्या पढ़ना रहता है, लिविंग क्या है, लिविंग के कैरेक्टर्स क्या है, डिफाइनिंग फीचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या है, समझ रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर पढ़ेंगे, अभी हम बात करेंगे। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, किस हिसाब से जीव को वर्गीकृत किया जाएगा, वो सब पढ़ेंगे। देन इसमें हम प्लांट किंगडम में आएंगे, तो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, कितनी प्लांट की वेराइटीज होती हैं, मतलब प्लांट की वैरायटी मतलब एल्गी क्या है, ब्रायोफाइट क्या है। ब्रायोफाइट के बाद आप पढ़ेंगे इसमें आपका ट्रेडोफाइट क्या है, ट्रेडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकाट, डाइकाट, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। देन एनिमल किंगडम में आएंगे, देयर आर डिफरेंट फाइलम आप पढ़ना पड़ेगा। एनिमल किंगडम जो लास्ट चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना है कि प्रोटोजोवन क्या है, कोरीफेरा क्या है, सिलेंटेटा क्या है, उसके बाद आपको एस्केलमेंथिस, प्लेटेलमेंथिस के बाद आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, एस्केलमेंथिस, प्लेटेलमेंथिस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद आपको क्या पढ़ना है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इगैंडरमेटा, कार्डेटा, कार्डेटा में आगे पढ़ेंगे, फिशेस पढ़ेंगे। देन इसमें रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स के बाद इसमें हम बर्ड्स पढ़ेंगे, मैमल्स पढ़ेंगे, समझ रहे हो। कहने का मतलब कि बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, तो आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और एक चीज आपको भाई, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देंगे तो इससे बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट। आगे हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की तरफ, द लिविंग वर्ड। क्या, द लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, सजीव क्या है, सजीव के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला हेडिंग है व्हाट इज लिविंग, ध्यान देना स्टूडेंट, व्हाट इज लिविंग, दैट इज फर्स्ट हेडिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का पहला हेडिंग है सजीव किसे कहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर अकर इन लिविंग कैरेक्टर, ऐसे जीव जिसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। अब भाई आपके दिमाग में आएगा सजीव किसे कहते हैं, आप बचपन से आप पढ़ना सजीव क्या है, आपके दिमाग में झट आएगा सजीव का मतलब जिसमें जीव होगा, जिसमें जान होगी, उसे सजीव कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर सजीव को डिफाइन करना होगा तो कैसे बताओगे भाई, सजीव को डिफाइन करना होगा, सजीव का मतलब ऐसे जीव जिसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं उसे सजीव कहते हैं। अब सजीव के लक्षण का मतलब क्या है भाई, सजीव का लक्षण का मतलब तुम हो बैठे हो सांस ले रहे हो, भाई जहाँ पर भी बैठो वीडियो देख रहे हो जो भी कर रहे हो सांस ले रहे हो,
अभी ये सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं तो सांस ले रहे हैं अंदर, समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इसके अलावा क्या है सोचो, इसके अलावा हम कोई चीज सोच रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, मतलब चेतना है, कॉन्शियसनेस है। समय था तो मतलब कि ये था कि आपको पढ़ाना है, 11th वालों बायोलॉजी पढ़ाना है, तो मतलब चेतना कॉन्शियसनेस थी, समझ रहे हो। और इसके अलावा क्या है, अब तुम यहाँ से वहां तक चल के जाते हो, गमन करके जाते हो, जो तुम खा पी के बैठे हो भाई कुछ ना कुछ खाए पियोगे। अब जो खा पी के बैठे हो उसको क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर पाचन हो रहा है, डाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है ना, आहार नाल में गया है निवाला, आमाशय में उसको मथा जा रहा है, फिर आगे भेजा जा रहा है, समझ रहे हो, ये सब चीजें चल रही है। और उसके अलावा क्या है, तुम्हारा किडनी काम कर रहा है, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो गई, समझ रहे हो। उसके अलावा दिल है, धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, हमेशा धड़कता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट, दिल जो इसको हार्ट बोलते हो, पंप कर रहा है ब्लड पंप करके पूरी जगह पर उसको ब्लड को पहुंचा रहा है। अब भाई कहने का मतलब कि ये सभी क्या सजीवों के लक्षण है, सजीवों के लक्षण के जो भी ऑर्गन्स है अलग अलग वर्क जो है परफॉर्म कर रहे हैं, और जो कि एक सजीवों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कोई भी ऑर्गन अगर काम करना बंद कर दिया तो कहानी समाप्त, ध्यान देना। तो कहने का मतलब ऐसे जीव जिसमें सजीवों के लक्षण पाए जाए, सजीवों के लक्षण जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, गमन, प्रजनन प्रजनन, बड़े हो गए, हमारा शादी विधि होगा, बीवी मतलब बच्चे वगैरह काम करोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो कहाँ होगा, वहां पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, अपने जैसे नए प्रोजेनी को फार्म करोगे, अपने जैसे नए संतानों को उत्पन्न करोगे, हाँ या ना भाई। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात करते हैं, कहने का मतलब सिंपल सी बात करते हैं कि ऐसे जो जिसमें क्या होती है, लिविंग कैरेक्टर पाए जाए। एक बार हम देखते हैं दीज ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो वायर है थोड़ा बड़ा है, इसको हम सही तरह से रख लेते हैं, बुक नीचे दबा करके। देखो व्हाट इज लिविंग का डिफिनेशन लिखेंगे, these organism organism occur in living कैरेक्टर्स, ऐसे जीव जिसमें लिविंग कैरेक्टर पाए जाए, लिविंग कैरेक्टर इसको बोल सकते हैं ओवरऑल लिविंग प्रॉपर्टी, ओवरऑल प्रॉपर्टीज, समझ रहे हो, या कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, लिविंग कैरेक्टर ओवरऑल लिविंग प्रॉपर्टी। अब सजीवों में जो लिविंग कैरेक्टर और लिविंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है उन्हीं को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं लिविंग, उन्हीं के सजीव बोला जाता है। अब ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन से लक्षण है जो एक सजीव में पाई जाती है। तो बात करें जो सजीव में पाए जाने वाले लक्षण होते हैं, बहुत सारे लक्षण है, देख सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हो। जैसे आपका हो सकता है नंबर फर्स्ट ले सकते हैं रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन के बाद और क्या होगा, एक सजीव है तो उसमें ग्रोथ भी होगी भाई, इंस्पायरेशन होगा, ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा उसका, आया ना। और क्या होगा, और क्या होगा, और होगा आपका डाइजेशन, पाचन, डाइजेशन के बाद और क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन के बाद क्या होगा, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन होगा, देन लोकोमोशन होगा, लोकोमोशन, लोकोमोशन के बाद रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, और क्या होगा, और भी काफी चीज होगा, ध्यान देना। लिविंग जो भी आपको समझ में आए, मतलब ऐसे लक्षण जो आपको पता चले सजीव है तो भाई तो सजीव बोलेंगे। इंस्पायरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अपचयी प्रक्रियाएं। और क्या ले सकते हैं, और हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, और ले सकते हैं कॉन्शियसनेस, क्या ले सकते हैं, कॉन्शियसनेस, क्या ले सकते हैं, कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस, क्या ले सकते हैं, कॉन्शियसनेस, हाँ कॉन्शियसनेस, ठीक, कॉन्शियसनेस ले सकते हैं, इसको चेतना बोलते हैं। और क्या ले सकते हैं, और भी एक दो लक्षण अगर आए तो ले सकते हैं। हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैरेक्टर्स,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल का संगठन जिसमें लिविंग मतलब कि ऐसे जीव जिसमें क्या हो, जिसमें रिस्पायरेशन हो, श्वसन की प्रक्रिया हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, डाइजेशन की प्रक्रिया हो, एक्सक्रीशन की सर्जन की प्रक्रिया हो, सर्कुलेशन यानी कि किसका मतलब सर्कुलेशन मतलब परिवहन की प्रक्रिया हो ना, लोकोमोशन की प्रक्रिया हो, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हो, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट, इस सबको मिला क्या बोलते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऐसे जीव जिसमें क्या हो, लिविंग कैरेक्टर विद्यमान, लिविंग लक्षण पाए जाए उसे लिविंग कैरेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया। एक बात और स्टूडेंट, एक बात और समझेंगे आप। अब लिविंग कैरेक्टर जो पाया जा रहा है, जैसे सांस ले रहे हो ना, पाचन कर रहे हो, सर्जन कर रहे हो, वृद्धि और विकास हो रही है, गमन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, आ रहे हो ना, रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनन हो रहा है, देन मेटाबॉलिज्म हो रहा है, देन बात करें कॉन्सिस्टेंस हो रहा है, तो उसको ना लिविंग बोलेंगे। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो दिया है, देयर आर दी, जो दिया है 4 मुख्य रूप से, देयर 4 पॉइंट दिया है जो मेन इंपॉर्टेंट। हमने सोचा आपको थोड़ा हाई स्कूल से कोरिलेट करके बताया जाए, तो वही चीज है मतलब जिसमें सजीव लक्षण पाए जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में जो दिया है स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी में यही 4 दिया है, क्या दिया है मेन, ये 4 दिया है। तो आपकी जो एनसीईआरटी में दिया है उसके ऊपर हम बहुत डिटेल में तक बात करते हैं। आगे भी आप पढ़ेंगे सब ह्यूमन फिजियोलॉजी में, आप जानते भी हैं श्वसन क्या है, पाचन क्या है, सर्जन क्या है, गमन क्या है, सब चीजें आपको पता होना है। श्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। पाचन मतलब जो भी खाया है उसको जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में कैसे बदल रहे हैं। सर्जन का मतलब जो बाहर निकालेंगे ना, गमन का मतलब जो चल लेंगे, रिप्रोडक्शन का मतलब अपने समान में, वो सब चीजें इसमें बात कर रहे हैं। ध्यान देना, बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चीजें हैं। और एक चीज और, इन 4 पॉइंट के ऊपर बात ही करेंगे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो लिविंग प्रॉपर्टी होती है उसमें 2 चीज होता है, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होगी, एक डिफाइंड प्रॉपर्टी होगी। ध्यान देना, डिफाइनिंग फीचर भी बोल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर बात करते हैं, जब बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जब बात करते हैं लिविंग प्रॉपर्टी या नॉर्मल प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे, तो प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन जब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे भाई, जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे क्या समझेंगे, मतलब ऐसे लक्षण है जो सजीव में पाए जाएंगे, निर्जीव में भी पाए जाएंगे। समझ रहे हो, सजीव में भी पाया जाएगा, निर्जीव में पाया जाएगा। अब जो लक्षण सजीव में भी पाया जा रहा है, निर्जीव में पाया जा रहा है, उसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, उसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी कि जो केवल सजीव में ही पाया जाए, ओनली विद्यमान इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल सजीवों में ही पाया जाए, तो केवल सजीवों में विद्यमान है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर। अभी आपने देखा, तो ऐसे कौन से लक्षण, अगर चारों में से आपसे पूछा जाए, ऐसे कौन से लक्षण है जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। जानते रहेंगे, आपका क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर द डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर समझ रहे हो, डिफाइनिंग फीचर होता है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। समझ आ रहा है नहीं? अभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जिसका मतलब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखें, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या, ध्यान देना, दोनों अलग अलग टर्म है स्टूडेंट। ग्रोथ जो होता है, तुम्हारे बुक में केवल ग्रोथ करके दिया है, एनसीईआरटी में कंफ्यूज नहीं होना, केवल ग्रोथ दिया है। तो ग्रोथ को डेवलपमेंट में भी बता दे रहे हैं, डेवलपमेंट भी बता दे रहे हैं। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया वृद्धि बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका विकास बोलते हैं। दोनों में भी अंतर, कुछ लोग दोनों को एक समझते हैं, ग्रोथ एक, डेवलपमेंट एक ही प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग। देखो, ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर। ध्यान देना, इंक्रीज इन मास एंड नंबर, इंपॉर्टेंट है।
कहने का मतलब ओवरऑल इसको यहाँ पर भी बोल सकते हैं इंक्रीज इन हाइट, हाइट इंक्रीज से रिलेटेड है, समझ रहे हो। वृद्धि मतलब विकास हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ इन हाइट शेप एंड साइज, समझ रहे हो, बढ़ रहा है, उसे ग्रोथ बोलेंगे। कोई चीज लंबाई में वृद्धि कर रहा है, समझ रहे हो, विदाउट ग्रोथ, उसे ग्रोथ बोलेंगे। और एक चीज एनसीईआरटी में आपके दिया है नंबर, मास एंड नंबर, इसको ट्यून कैरेक्टर बोला है, इंपॉर्टेंट है। ट्यून कैरेक्टर, ट्यून कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के ट्यून कैरेक्टर कौन है। ट्यून कैरेक्टर मतलब समझते हो, जुड़ा हुआ लगता है, तो कौन है। अब बोलना नहीं है आपको, बोलना बिल्कुल नहीं है, याद रखेंगे। ट्यून कैरेक्टर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्यून कैरेक्टर आपका क्या है, मास एंड नंबर। आगे हम देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। विकास क्या होता है, विकास जो होता है ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब जब आपका जन्म नहीं हुआ रहता तब से विकास होता रहता है। भाई जन्म नहीं हुआ रहता मतलब आप माँ के पेट में रहते, गर्भाशय में रहते, जब एम्ब्रियो के फॉर्म में, मतलब किसको कहा जाता है, दैट इज द डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम वोम टू टोम। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है कि डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो शुरुआत होती है वोम टू टोम। वोम का मतलब होता है गर्भ, और इसका मतलब होता है कब्र, मतलब नहीं, गर्भ से कब्र से लेकर, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। मतलब जब तक माँ के हम पेट में रहते हैं, गर्भाशय में रहते हैं, जब हमारा जन्म होता है तब तक डेवलपमेंट होता रहता है। बॉडी का मास वगैरह बढ़ता है, ऑर्गन का विकास होता है, अलग अलग ऑर्गन्स की किस तरीके के स्ट्रक्चर वगैरह में डिफ्रेंशिएशन होता है, आगे में और बड़े होते हैं। तो वहाँ पर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का, जो भी मसल्स वगैरह थे, सबका डेवलपमेंट हो रहा है, सबका विकास होता है साथ के साथ। जब हम मर जाते हैं, समझ रहे हो, जब डेड हो जाता है, डेड होने के बाद फिर क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, डेवलपमेंट। वही चीज बताया गया जन्म से पहले, यानी कि जब माँ के पेट में रहते, गर्भ से लेकर के कब्र तक, वहां तक क्या होता है भाई, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती रहती है, विकास की प्रक्रिया होती रहती है। ध्यान देना। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट क्या है, देन ग्रोथ क्या है। ध्यान देना, ग्रोथ का मतलब सिंपल सा इंक्रीज इन हाइट एंड नंबर एंड मास एंड शेप एंड साइज। समझ पा रहे हो नहीं, जब आपका आकार एवं आकृति, संख्या और उसके बाद उसका नंबर बढ़े, समझ रहे हो, ये सब चीजें जब बढ़े उसी को बोलते हैं आपका ग्रोथ बोलते हैं, उसी को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ग्रोथ। आई होप आपको समझ में आएगा ग्रोथ का मतलब। अब आपको जानना है, अब आपको पहचानना है कि जो ग्रोथ है, जो भाई ग्रोथ है, आपको आई होप समझ में आएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। यहाँ पे आपको अब जानना है कि जो ग्रोथ है, यह एक, जो ग्रोथ है यह एक लिविंग, यानी यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि लिविंग प्रॉपर्टी है, नॉर्मल प्रॉपर्टी यानी जिसको बोल रहे हैं क्या है। सोचो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, सोचो सोचो सोचो। मतलब कि अब ग्रोथ को रिलेट करो नॉन लिविंग से, निर्जीव से। अब निर्जीव से जैसे तुम रिलेट करो, अब देखो निर्जीव में क्या ग्रोथ होती है भाई, निर्जीव में वृद्धि होती है, सुनो, वृद्धि होती है, हाँ भैया होती है। कैसे होती है, कैसे, एग्जाम्पल, कूड़ा फेंकने जाते हो ना, एक दिन इतना फेंकते हो, पहले एकदम कम रहता ना भाई, इतना फेंकोगे, फिर इतना फेंकोगे, फेंकते फेंकते एकदम बड़ा कर दोगे ना। मतलब जो कूड़ा तुम फेंकते हो पर डे, जो गोबर की खाद, गोबर ही फेंक रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो तो नॉन लिविंग है ना भाई, गोबर जो कूड़ा है वो कूड़ा करके तो नॉन लिविंग है। लेकिन फेंकते 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 एक दिन क्या होता है, उसकी साइज बढ़ती है कि नहीं, आकर उसका इंक्रीज करता है कि नहीं, उसका हाइट, समझ रहे हो, लेंथ बढ़ती है कि नहीं, लंबाई इसकी। भाई सिंपल सा इसका एग्जांपल और ले सकते हो, पहाड़ देखो, एक साल जाओ घूमने तुम, देखो वो पहाड़ बहुत छोटा रहेगा, लेकिन वही सेम पहाड़ देखने जाओ तुम, कब जाओ, 5 साल बाद देखोगे, कहोगे इतना बड़ा पहाड़ देखने को, समझ लो। यानी कि पहाड़ में क्या हुई, ग्रोथ हुई, अपने आप ग्रोथ नहीं लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस वगैरह, मतलब प्लांट वगैरह डेड किए जिससे मिट्टी बनी, समझ रहे हो, फिर उससे जो भी प्लांट बने फिर वो डेड किए। इस तरीके से क्या हुआ, एक मोटी सी परत बनती चली गई। तो मोटी सी परत बनती चली गई, कहने का मतलब ग्रोथ की प्रक्रिया हुई। हमने एक सिंपल सा उदाहरण लिया, जैसे तुम घर पे क्या कूड़ा करके फेंकते हो, क्या होता है, ग्रोथ की प्रक्रिया होती है। तो ग्रोथ जो है नॉन लिविंग में भी देखा जा रहा है, समझ रहे हो, ये तो भैया नॉन लिविंग क्या है, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव है ना,
नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो निर्जीव में ग्रोथ हो रहा है, सजीव में भी ग्रोथ हो रहा है। हम लोग का भाई, हम लोग क्या है, सजीव है। एक समय तक लंबाई में लोग की वृद्धि करते हैं, 25 साल बाद हम लोग बढ़ना बंद कर देते हैं, लंबाई कम मतलब बढ़ती नहीं 25 साल बाद, 25 साल 26 साल 27 साल एवं उससे ज़्यादा हम उसके जब उम्र हो जाएगी तो हम बढ़ते उठते नहीं हैं। लेकिन पौधा जो है जीवन पर्यंत वृद्धि करता है, जिंदगी भर बड़ा होता रहता है, जानते रहना। प्लांट जो होते हैं जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, जबकि जंतुओं में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि भाई प्लांट में ऐसा क्या चीज़ है जीवन पर्यंत वृद्धि करता रहता है, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, ऊतक। उसके कारण क्या होता है, लगातार डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे नई नई कलिकाएं बनती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वृद्धि जीवन पर्यंत देखी जाती है। हाँ या ना? देखो, तो कहने का मतलब ये चीज रहा ग्रोथ के बारे में, समझ में आया ग्रोथ क्या है। तो कहने का मतलब ग्रोथ लिविंग भी हो रहा है, नॉन लिविंग भी हो रहा है। तो भाई सजीव निर्जीव में अगर ग्रोथ दोनों वृद्धि सजीव में भी पाया गया, निर्जीव में भी पाया गया, तो कहने का मतलब जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो क्या है, वो क्या है, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगला हम प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रॉपर्टी स्टूडेंट को पढ़ना है आपको, अगला प्रॉपर्टी जो पढ़ना है वो आपका है, हम ले लेते हैं दूसरा जो है, दैट इज मेटाबॉलिज्म ले लेते हैं। मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है इसको जानो पहले। मेटाबॉलिज्म कहते किसे हैं, यानी उपापचयी प्रक्रिया है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपापचयी, उपापचयी प्रक्रियाएं या क्रियाएं, सिंपल। अब उपापचयी प्रक्रियाएं या क्रियाएं है क्या, देखो तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे शरीर में, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं सबके शरीर में, सबकी बॉडी में लगातार लाखों टाइप के रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो एज अ ह्यूमन बीइंग में लाखों रिएक्शन लगातार चल रहे होते हैं। तुमने खाना पीना खाया है, खाना पीना पचाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है एंजाइम की वजह से। मानव शरीर में यानी ह्यूमन में किसी भी बॉडी के अंदर चलने वाली प्रक्रिया जो रासायनिक एंजाइम की उपस्थिति में लगातार होती रहती है, वही सब क्या है, उपापचयी प्रक्रिया है भाई, लगातार। मतलब कि और जीवन के विकास के लिए, कहना मतलब जीवन जीने के लिए अगर जिंदा रहना है तो उसमें उपापचयी प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म जरूर होगा। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता भैया। मतलब जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग है, सभी में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म पाया जाएगा, सभी में मतलब कि उपापचयी प्रक्रियाएं पाई जाएंगी। अब उपापचयी प्रक्रियाएं जो पढ़ते हैं दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो जब देख लेते हैं, जब उपापचय की बात हो ही रही तो दोनों ही देख लेते हैं। और एक चीज उपापचय प्रक्रिया का अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले तुमको बताएं तो भाई सिंपल सा एग्जांपल, एक छोटी सी जहर की गोली होती है, छोटी सी जहर की गोली तुम खाते हो भाई, जो खाते हैं जहर की गोली क्या होता है, छोटा सा होता है, खाने के बाद क्या होता है, पूरी बॉडी क्या कर जाती है, समझ रहे हो, नष्ट करना। खाते ही क्या क्या किया, वो जहर की गोली जा करके मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को बंद कर दी। उपापचयी प्रक्रिया को जैसे ही स्टॉप किया तो शोषण की प्रक्रिया रुक गई, जिससे क्या हुआ, समझ रहे हो, शोषण की प्रक्रिया बंद तो डेड, समझ रहे हो ना भाई। तो कहने का मतलब जैसे हम बुखार होता है, हमको तबीयत खराब होता है तो बुखार की दवा खाते हैं, पैरासीटामॉल खाते हैं, तो क्या होता है कुछ समय बाद ऑटोमेटिक आपका जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होता है ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल कर देता है। इसकी वजह से हो रहा है कि उपापचयी प्रक्रिया है, जो उपापचयी क्रियाएं, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस गड़बड़ हुई है उसको जाके क्या कर देना, सही कर देना। और किसकी वजह सही करना, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के द्वारा। भाई जो दवा खा रहे हैं केमिकल्स ही है, चाहे वो अच्छी दवा खा रहे हैं चाहे गड़बड़ दवा खा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बात है। तो भाई और एक चीज यहाँ पर जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, भाई जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कितने टाइप का है, दो टाइप का। एक है कैटाबॉलिज्म, एक है क्या है स्टूडेंट, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म। सेकंड क्या है, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं अपचय। क्या कहते हैं, अपचय। और इसको हिंदी में कहते हैं उपचय। क्या कहते हैं हिंदी में, इसको उपचय कहते हैं। तो अपचय क्या है, उपचय क्या है, सिंपल सा एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको। बात करें जैसे हम अपचय में कोई चीज टूटता है, यहाँ कोई चीज टूट रहा होता है, ब्रेक हो रहा होता है, जबकि इसमें कोई चीज क्या होता है, बनता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, इसमें
उपचय, उपचय में कोई चीज बनता है, एनाबॉलिज्म में कोई चीज हार्म हो रहा होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में कोई चीज टूट रहा होता है। उदाहरण ले, एग्जांपल ले इसका, सिंपल सा उदाहरण, सिंपल सा एग्जांपल। जैसे तुम दाल रोटी चावल, भाई रोटी रोटी लेते हो, खाते हो ना, खाते हो कि नहीं, पहले बताओ, खाते हो ना भाई, रोटी या दलिया चावलवा जो खाते हो, ये सब रोटी रोटी क्या है, जटिल है, हाँ या ना, जटिल है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स है। अब जटिल जो रोटी वगैरह लेके उसको तोड़ देते हो भाई, तुम्हारे दांतों की मदद से उसको पीसने के बाद उसको गटक लेते हो, भाई ले लेते हो अपनी वाला जो भोजन का होता है। अब क्या होता है, उसको सरल में बदल दिया जाएगा, सिंपल में। कहने का मतलब हुआ क्या, इसमें जटिल पदार्थ क्या हो रहा है, इसमें जटिल पदार्थ जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसमें जो जटिल पदार्थ है वो किसमें टूट रहा है, सरल में, इसमें सिंपल सिंपल सब्सटेंस, मतलब जटिल पदार्थ जब किसमें टूटे, सरल पदार्थ में, समझ रहे हो, उसी को बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म, उसी को स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, कैटाबॉलिज्म। जैसे कि इस प्रक्रिया के दौरान आप जो खा रहे हो पी रहे हो, समझ रहे हो, कोई भी चीज खा रहे हो उसको चबा के ली रहे हो, समझ रहे हो, वहाँ पे क्या होगा, उसका पाचन होगा। तो पाचन किसके अंतर्गत आ गया भाई, पाचन क्या है, पाचन दीज कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि अपचय प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं उपचय। उपचय एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म का मतलब सिंपल सा होता है स्टूडेंट, इसमें कोई चीज बनता है, बनता क्या है, कोई चीज बनता है तो बनता क्या है, इसमें ये चीज बनता है कोई सरल पदार्थ से, सिंपल पदार्थ से, सरल पदार्थ से क्या बनता है, जटिल पदार्थ, स्टूडेंट भूलेंगे नहीं, कहने का मतलब सरल पदार्थ से क्या बना, जटिल पदार्थ बना है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके दौरान सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनता है, ध्यान देना, आपको याद होना चाहिए। जब बात करते हैं सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनने की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज फोटोसिंथेसिस। क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ध्यान देना स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, अब फोटोसिंथेसिस में जरा देखो होता क्या है, इसमें यही होता है 6 CO2, देखो 6 CO2 प्लस 12 H2O इक्वल टू सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सन लाइट, और उसके बाद क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश और पर्णरेखा की सहायता से क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ऑक्सीजन किस रूप में निकला, गैस के रूप में, तो गैस का चिन्ह लगा देते हैं, हाँ या ना। देखो, तो कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अगर बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिख रहे हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड छोटा सा है, जल भी छोटा छोटा, मतलब सरल है, सरल है, सिंपल बोल रहे हैं, क्या बोल देंगे इसको, सिंपल, यानी सरल पदार्थ है। और सरल से क्या बन रहा है, जटिल बना, और क्या बना जटिल, ग्लूकोज, क्या बना स्टूडेंट, ग्लूकोज बना, हाँ या ना भैया, पहले बताओ, ग्लूकोज बना ना। अब जो सरल से जटिल पदार्थ, यानी कि सरल पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से क्या बना, ग्लूकोज C6H12O6 बना। तो यही क्या है, सरल से जटिल पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया है, यही क्या है, एनाबॉलिज्म है, उपचय है, एनाबॉलिज्म उपचय है, हाँ या ना। देखो इसमें जैसे इसका एग्जांपल ले, अब तुम रोटी दाल चावल सब खा चुके हो, यानी ग्लूकोज खा चुके हो, देखो अब ग्लूकोज खा चुके हो सपोज, अब उसका क्या होगा ग्लूकोज का, जैसे इसको दिखा देते हैं, जैसे देखो क्या होगा, 6CO2 प्लस 6H2O, हाँ या ना। अब बाहर से तुमको ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी निकाल देते हैं, तब जा जाएगा समझ में आएगा, यानी कि मतलब C6H12O6। अब भाई ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हो, श्वसन की प्रक्रिया, किसकी उपस्थिति में होगा रिएक्शन, एंजाइम्स की उपस्थिति में, एंजाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम की उपस्थिति में बनेगा क्या, 6CO2 प्लस 6H2O, हाँ या ना, 6CO2 प्लस 6H2O इस तरीके से आपका बन जाया करता है। कहने का मतलब हुआ क्या, ध्यान देना स्टूडेंट, आखिर कहानी क्या हुई इसमें, इसको समझना जरूरी है। इसका कैप गायब हो गया, हुआ क्या आखिर, देखो इसमें ये हुआ, इसमें यही हुआ कि आपका जो यहाँ पर नीचे की लेयर कहीं तो दिख नहीं रहा, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी क्या हुई, कहानी यही हुई कि आपका
यानी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज यानी C6H12O6। अब देखो ग्लूकोज क्या है आपका, जटिल है कि नहीं, बड़ा है, जटिल है। अब यहाँ पे जटिल है तो मतलब कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से क्या बना, सरल बना, यानी सिंपल। हाँ या ना, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब जब जब क्या हुआ, जब जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ बना तो उसे हमने, जटिल पदार्थ था किसमें टूटा, सरल पदार्थ में, उसको हमने क्या बोला, कैटाबोलिज्म बोला, यानी कि अपचय। और वही उल्टा सेम केस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना, C6H12 ग्लूकोज बना। बनने की जो प्रक्रिया थी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या था, सरल था, सरल से क्या बना, जटिल बना। सरल से जो जटिल बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं आपका अपचय। और जो जटिल किसमें टूटेगा, सरल में, उसे बोलते हैं अपचय, उसे बोलते हैं स्टूडेंट अपचय, यानी कि कैटाबोलिज्म। हाँ या ना, पक्का। अब देखो जितनी भी उपपचयी प्रक्रिया होती है, जितने भी सजीव होते हैं, सभी सजीवों में, सभी सजीवों में क्या होता है स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया देखी जाती है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ना होती हो। यानी कि मच्छर में भी, छोटे छोटे जीवों में भी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। छोटे छोटे जीव भी खाना खाते हैं, किस तरीके से अपना भोजन लेते हैं, भोजन लेने में उसको पचाया कैसे जा रहा है, चाहे एक कोष की है चाहे बहु कोष की है, समझ रहे हो, कोई भी जीव है, चाहे मोनेरा है चाहे प्रोटिस्टा है, कोई भी जीव है, वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया देखी जाएगी। हाँ या ना भाई, वो अपचयी प्रक्रिया होगा। तो उपापचयी प्रक्रिया क्या है, सभी सजीव में पाई जा रही, तो क्या है, दीज आर दी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग का मतलब जिसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग मतलब परिभाषित लक्षण या परिभाषित गुण है, किसका, सजीवों का। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं। हमने बात कर रहे हैं ऐसा लक्षण जो केवल सजीव में ही पाया जाए, तो याद रखेंगे क्या, मेटाबॉलिज्म। अगला जो लक्षण बात करते हैं स्टूडेंट, अगला लक्षण क्या आप पढ़ेंगे, अगला कैरेक्टर नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड आपको जो पढ़ना है, पढ़ लेते हैं थर्ड, दैट इज रिप्रोडक्शन। इसके बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। अब भाई जनन, जनन भी क्या है, सजीव का लक्षण है। अब इसमें देखने वाली बात हो क्या, जनन, अब जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना क्या है, रिप्रोडक्शन है। अपने समान नए संतानों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, होमो सैपियंस है, तो होमो सैपियंस का संतान उत्पन्न करेंगे, भाई मानव जाति का संतान उत्पन्न होगा, ना कि वहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं। तो कहने का मतलब जितने भी जीव होते हैं सभी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की उसमें क्षमता होती है अधिकतर। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपनी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे ऐसे कौन से जीव हैं जो अपना संतान नहीं पालन कर सकते, जैसे ह्यूमन बीइंग में ले सकते हो, कुछ मानव ऐसे होते हैं, कुछ ह्यूमन, कुछ कपल ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल मतलब बाध्यता होती है, बाध्यता मतलब बालपन होता है, बालपन मतलब वो कपल क्या कर सकते हैं, वो कपल जो होते हैं वो बच्चे, समझ रहे हो, वो कपल जो होते हैं बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब बच्चे होना उसमें दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब रिप्रोडक्शन हो क्या रहा है, रिप्रोडक्शन में अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता है, और अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना सभी सजीव में नहीं, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है। तो कहने का मतलब कुछ मानव ऐसे होते हैं, कुछ कपल ऐसे होते हैं जो बाजपन, जिसमें बाध्यता होती है। बाध्यता क्या होती है, बहुत सारा उसका कारण होता है, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे क्या कारण होता है, जान लेते हैं थोड़ा बहुत। कारण ये होता है डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की एक्टिविटीज जो होती हैं अलग टाइप से हो जाती हैं। कहने का मतलब वहाँ पर होता क्या है, खाने पीने पे ध्यान न देना, बहुत सारे घंटों तक बैठे रहना, मतलब बहुत सारी चीजें जो होती हैं डाइट के ऊपर, जो पिज्जा बर्गर ये सब सेवन करते हैं, तो वहाँ पे स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस हो जाती है। और फीमेल में क्या होता है, अंडा निकलना बंद हो जाता है, समझ रहे हो, अंडोत्सर्जन नहीं हो पाता, अंडा नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या होती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन यानी बाध्यता। बाध्यता में क्या होगा, बच्चा होगा नहीं भाई, बच्चा बनेगा नहीं, गर्भ ठहरेगा ही नहीं, कंसीव होगा ही नहीं, तो इसी वजह से इनफर्टाइल हो जाएंगे। इनफर्टाइल हो जाएंगे, अपने समान बच्चे नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। भाई जब अपने समान बच्चे नहीं उत्पन्न कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन क्या हो गया, रिप्रोडक्शन क्या हो गया भाई, ये भी क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ। कहने का मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल कैरेक्टर में आ गया। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे हनी बी, हनी बी में बात करें, जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन के अलावा कुछ हनी बी ऐसी होती हैं जो इनफर्टाइल होती हैं, समझ रहे हो। वर्कर बी, ड्रोन नहीं, वर्कर बी की बात करें,
जो वर्कर भी होती हैं, यानी कि वर्कर जो कैरियर होती हैं, वर्कर होती हैं, वर्कर भी होती हैं, याद रखे रहना, जो वर्कर भी होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट, वो क्या होती हैं, इनफर्टाइल होती हैं। और म्यूल, तीन चीज एग्जांपल याद रखेंगे। एक तो हमने बताया इनफर्टाइल कपल, नंबर एक क्या है, इनफर्टाइल कपल ले सकते हैं, और क्या है, और क्या ले सकते हैं, हमने बताया क्या भाई, वर्कर, वर्कर बी, वो हनी बी, और क्या, और क्या, म्यूल। अब म्यूल में ऐसा क्या चीज है जो म्यूल, म्यूल क्या है, म्यूल भैया जब खच्चर जिसको बोलते हैं, खच्चर मतलब जब घोड़े और गधे से मिलकर बनाया जाता है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, समझ रहे हो। ये जीव ऐसे हैं जो कि अपवाद स्वरूप, इन जीवों में क्या होता है, संतानोत्पत्ति करने की क्षमता नहीं होती है। जब संतानोत्पत्ति करने की क्षमता नहीं होती, कहने का मतलब रिप्रोडक्शन में क्या है, एक नॉर्मल कैरेक्टर है, समझ रहे हो, एक लिविंग प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन भी आप जानेंगे डिफाइनिंग फीचर नहीं है, हाँ या ना, पक्का। तीन हो गया, लास्ट है फोर्थ, ध्यान देना है स्टूडेंट, फोर्थ चौथा क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप, हम फोर्थ पॉइंट ये देखेंगे कि आपका जो फोर्थ पॉइंट है कॉन्शियसनेस, क्या है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है, जिसको बोलते हैं चेतना, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, चेतना, चेतना, हाँ चेतना इसको बोलते हैं। अब चेतना क्या होती है, ध्यान देना, जिसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके अंदर क्या है भाई, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। इसके अलावा बैठे हो पढ़ रहे हो, पीछे से कोई पेन से चुभा दे, पेन चुभ दे, भाई पेन से चुभा, तुरंत तुमको पता चला कि नहीं, तुरंत पता चलेगा, हाँ कोई हमको चुका है, तुरंत मारोगे फटाक से। इसके अलावा मतलब तुरंत तुमने रिस्पॉन्स दिया कि नहीं। इसके अलावा बैठे हो, ऊपर से छिपकली गिर जाए, जैसे छिपकली गिरती है उसे तुरंत पता चल जाएगा तुमको। बैठे रहते हो, पीछे से एक चींटी सी तुम्हारे ऊपर चढ़ती है, तब भी हमको पता चल जाता है। यहाँ तक कि जितने भी चीज, जैसे डॉगी है, उसको एक रोटी का निवाला फेंको, खाना फेंको, वो तुरंत आएगा, आएगा कि नहीं। मतलब कि ऐसे जीव जो किसी भी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन क्या है, यानी स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, अभी जो आपको पेन से चोका, छिपकली जो गिरी, रोटी जो फेंका डॉग को, वो क्या है, स्टिमुलस है, यानी उसके प्रति हमने क्या दिया, रिस्पांस दिया। रिस्पांस का मतलब तुरंत हमको पता चला कि हाँ कोई हमको पेन से चुभा दिया, तुरंत पता चला कि हाँ छिपकली गिर गई, तुरंत पता चला कि डॉगी को हाँ खाना मिला है, तुरंत आ गया, आया कि नहीं, पहले बताओ। कहने का मतलब भाई जिसमें क्या हो, सेल्फ, यानी कि तुरंत रिस्पांस दे, किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति, किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति। कहने का मतलब क्या होगा, चेतना का मतलब होता है स्टिम्युलस, स्टिम्युलस, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, उद्दीपन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उद्दीपन, उद्दीपन, उद्दीपन के प्रति क्या होगा, रिस्पांस देगा। अब उद्दीपन के प्रति जो रिस्पांस दे रहा है, आपको पता चला कैसे, पेन से यहाँ पे चुभा रहे हैं, तो पेन क्या है, तुरंत पता चलेगा हमको, पीछे से कोई चुभाया, तुरंत पता चला कि हाँ कोई चुभाया है, वो क्या है, स्टिमुलस है। अब क्या हुआ, छिपकली गिरी, छिपकली क्या है, स्टिमुलस है, हमने बताया ना। स्टिमुलस के प्रति तुरंत क्या दोगे तुम, तुरंत क्या दोगे, रिस्पॉन्स, देखो तुरंत रिस्पॉन्सिस दोगे, तुरंत एकदम सतर्क हो जाओगे, होगे नहीं, तो वही क्या है तुम्हारा कॉन्शियसनेस, वही चेतना है। भाई जितने भी सजीव होते हैं, ध्यान देना कि जितने भी सजीव होते हैं, यहाँ तक कि गाय भैंस जितने भी हैं, सब में कॉन्शियसनेस है, मतलब सब में चेतना पाई जाती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में चेतना के अलावा एक एडवांस चेतना होती है, जिसको बोलते हैं स्वचेतना। स्वचेतना मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, भाई स्वचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, अब सेल्फ कॉन्शियसनेस में ये होता है भाई, आप अपने प्रति जागरूक रहते हैं, मतलब आपको कब पढ़ना है, कब सोना है, कैसे करना क्या है, समझ रहे हो। और आप अपने दिमाग में हमेशा सोचते रहते हैं एक चीज़ और, उनको बाल कैसे करना है ना, क्रीम कैसे लगाना है, भाई हम तो लगाते नहीं क्रीम वगैरह, तो बहुत दिन हो गया, क्रीम की बात मत करो भाई, जो लगाते हैं, जो समझ रहे हो उनको समझ रहे हो, बाहर हो। अब ये क्या है, स्वचेतना है,
अब गाय भैंस में भी चेतना है, लेकिन वो थोड़ी ना अपना बार झाड़ रही है। कुत्ता थोड़ी ना अपना बार झाड़ रहा है कि हाँ बार और झाड़ ले तब जाए बारात में बढ़िया से खाए पिएंगे। ऐसा होता नहीं, ऐसा तो होगा नहीं भाई। कुत्ता बार झाड़ेगा, बिल्ली बाहर जा रही है, ऐसा होगा नहीं। गाय बाहर भैंस ऐसा क्यों नहीं होगा? केवल कौन में होगा? ह्यूमन बीइंग। यानी कि हम लोगों में चेतना के अलावा क्या पाई जा रही है, जानते रहना भाई, इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतना, स्वचेतना इसको कह सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, आपको कोई नहीं देख रहा होता है तब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई हमको देख रहा है, कोई हमको निहार रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ है, मतलब आपको अपने प्रति बहुत कुछ, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब आपके दिमाग में पता नहीं पहले क्या थॉट चलते रहते हैं, आपको पता चलता है कि कोई हमको देख रहा है, तो समझ रहे हो नहीं? पता लगा आपके बारे में कुछ सोचे नहीं रहा, तो ऐसे सोचते हैं और हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी, सोचते हैं कि नहीं आप? अब वहां पे क्यों सोचते हैं आप? आपके अंदर सोच इतना है, पता नहीं आप बारे में सोच रही है कि नहीं, आप फालतू सोचे पड़े हैं, अटके पड़े हैं, समझ रहे हो कि नहीं? कहने का मतलब यही भाई क्या है, स्वचेतना है, यही कॉन्शियसनेस है। और एक चीज, जितने भी सजीव है, कोई भी जीव ले लो, यानी चींटी भी देखो, जरा से उसको छूते तुरंत भाग जाती है, उसको पता चल जाता है। कोई भी जीव लो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सभी में क्या होगी, स्वचेतना पाई जाएगी। स्वचेतना मतलब भाई कॉन्शियसनेस पाई जाएगी, यानी कि चेतना पाई जाएगी। चेतना मतलब तुरंत वो रिस्पॉन्स देंगे किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति, उद्दीपन के प्रति। यहाँ तक कि तुमको जान के हैरानी होगी, एक उसकी जो अमीबा, जब अमीबा को हम एक टैंक में लेते हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट में अमीबा या पैरामीथियम यूग्लिना को जब टैंक में लिया गया, तो वहाँ पे कुछ उस पानी में कुछ पॉइजन की बूंदे डाली गई, ड्रॉप डाले गए, जिससे हुआ क्या, कुछ देर बाद जैसे ही उस पानी में पॉइजन फैलने लगा, तो अमीबा वहां से भागने लगा। मैं तुरंत अमीबा रिस्पॉन्स दिया। कहने का मतलब एक उसकी जीवों पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, एनिमल बिहेवियर में हम समझते हैं इसको, एनिमल का बिहेवियर देखने के लिए। तो ऐसे अमीबा है, अब यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं, सपोज ये अमीबा है, अब यहाँ पर ये वाटर है, अब इस जगह पे हमने क्या बनाया, 2-3 बूंद क्या गिरा है, पॉइजन की। जैसे ही अमीबा को पॉइजन लगा, तो अमीबा यहाँ से तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स दिए, तुरंत हट गए, यहाँ से वहां तक टहलने लगा। समझ रहे हो कि नहीं, कि जितने भी सजीव होते हैं सभी रिस्पॉन्स देते हैं, जितने भी जीव। लेकिन हम लोगों में चेतना के अलावा एक चेतना और है, जिसको बोलते हैं स्वचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। हाँ या ना, समझ में आए कि नहीं? कहने का मतलब ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। क्या है स्टूडेंट? डिफाइनिंग फीचर है, सभी सजीव में पाई जा रही है। ऐसे लक्षण, ऐसे करेक्टर जो किसमें विद्यमान हो, ओनली सजीव में ही पाया जाए। ओनली किसमें पाया जाए? सजीवों में ही पाया जाएगा, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है। तो उसी लक्षण को, उसी करेक्टर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग करेक्टर। कहने का मतलब कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात करें सजीवों की, लिविंग यानी डिफाइनिंग फीचर क्या क्या है, तो 2 है भाई, याद रखे रहना। पहला क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट? कॉन्शियसनेस, चेतना। और इसके बाद क्या है आपका? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन के आएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, 4 ऑप्शन देगा, अगर कॉन्शियसनेस रहेगा तो कॉन्शियसनेस सही मारना, दोनों रहेगा दोनों मारना। सपोज मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद एक ऑप्शन और दिया रिप्रोडक्शन, उसके बाद आपका सपोज ग्रोथ दिया है, चारों ऑप्शन। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? कॉन्शियसनेस होगा। अब आपने सोचा कि मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं लिया भाई? मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं लिए? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होता है, कभी कभी मेटाबॉलिज्म के जो भी केमिकल्स होते हैं उसको हम लैब में भी बना सकते हैं, लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका जो कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना होती है, वो केवल सजीव में ही पाई जाती है। तो कभी कभी मेटाबॉलिज्म जो होता है, समझ रहे हो, अगर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन जैसे ग्रोथ दिया है, रिप्रोडक्शन दिया है, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा? कॉन्शियसनेस होगा। अगर कॉन्शियसनेस चेतना नहीं है, तो आपका भाई मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म कभी कभी मेटाबॉलिज्म में एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कभी कभी, जैसे मेटाबॉलिज्म कुछ प्रोटीन है, कुछ जैसे पेप्सिन वगैरह, जो भी प्रोटीन वगैरह होते हैं, जैसे एलेनिन, मेथियोनिन, ये सब प्रोटीन जो होता है, ये सब हम लैब में बना सकते हैं, लैब में बना के उससे काम ले सकते हैं।
तो लैब में बना रहे हैं, आर्टिफिशियली बना के काम ले रहे हैं, तो मतलब नॉन लिविंग में भी हम उसको समझ रहे हो कि नहीं, तो नॉन लिविंग तरीके से कर रहे हैं। तो कहने का मतलब वहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो होता है वहाँ पे गलत हो सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस इज द करेक्ट आंसर। अगर सपोज ऑप्शन में आपको कॉन्शियसनेस नहीं दिया, बार बार बता रहे हैं आप ऑप्शन में आपको कॉन्शियसनेस नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों है तो दोनों मारेंगे, हाँ या ना पक्का। अगर ऑप्शन दिया है ए बी दोनों, मतलब कि फर्स्ट सेकंड दोनों दिया है तो दोनों पे मारेंगे, वरना आपका सही ऑप्शन क्या है, कॉन्शियसनेस, चेतना। क्योंकि जितने भी सही होते हैं सभी में क्या होती है स्टूडेंट, चेतना पाई जाती है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कॉन्शियसनेस क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन क्या है। देन आपको समझ में आया होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग प्रोटीन ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, मतलब कि सजीवों के जो भी लक्षण थे उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए हो तो कमेंट्स करेंगे, जिससे आपका निवारण किया जाएगा। वीडियो में हो सकता है कुछ आपको दिक्कतें भी आए हो, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट, उसको थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ताकि उसको हम सोच रहे हैं निवारण कर दिया जाए। तो स्टूडेंट वीडियो में अगर आप अंत तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। बहुत कम लोग होते हैं जो लास्ट तक बने रहते हैं। देन कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको आती है, कोई चीज़ ना समझ में आए हो तो आपको कमेंट्स जरूर करना है। और भाई अच्छी लगी हो वीडियो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट करेंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।